हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एसएन नाइक ट्रिक्स वाले पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का जो बीए सेकेंड सेमेस्टर होने वाला है उसके लिए हम इतिहास का जो फर्स्ट यूनिट है गुप्त साम्राज्य, उसका जो वीडियो है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर के तमाम उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित है इतिहास की, उसको कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है एसएन नाइक ट्रिक्स वाले पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्यारे मित्रगण साथियों, तमाम जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बीए सेकेंड सेमेस्टर जो भारत का इतिहास है फर्स्ट, उसका इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का ये वीडियो होने वाला है और भारत का इतिहास जो कि 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का इसके अंदर दिया गया है। बीए इतिहास सेमेस्टर सेकंड का पेपर फर्स्ट रहेगा ये, और इकाई इसके अंदर कौन कौन सी रहेगी मैं आपको बताना चाहूँगा। गुप्त साम्राज्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्रोत, उदय और गुप्तों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्त प्रशासन, गुप्त साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ और गुप्त काल में कला और स्थापत्य का क्या कुछ विस्तार रहा, धर्म, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास किसका हुआ और गुप्त काल में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इन प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से बीए का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर आप अच्छे प्रकार से जो है अंक हासिल कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि ये आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कुछ शर्तें रहेंगी, वो आपको माननी होगी। उसके बाद आपको जो है इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। चंद्रगुप्त प्रथम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो क्या है संक्षिप्त टिप्पणी? साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र तथा गुप्त वंश का तृतीय शासक या सम्राट था। चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो घटोत्कच का तो पुत्र था, और जो गुप्त वंश था उसका तृतीय शासक या सम्राट था। साथियों, 319 ईस्वी के अंदर उसका राज्यरोहण हुआ और उसने गुप्त वंश की क्या की, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यानी महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। इनके विषय में जानकारी इनके उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारियों के जो अभिलेख हैं और सिक्के हैं उन पर आधारित है। यानी अभिलेखों के माध्यम से और सिक्कों के माध्यम से जो जानकारी है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मिलती है। चंद्रगुप्त है वो कुमार देवी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों से हमें चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवियों से विवाह संबंध स्थापित करने की भी जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचारित लिच्छवी प्रकार की मुद्राएं ही गुप्त वंश की प्रथम मुद्रा मानी गई। यानी गुप्त वंश की प्रथम मुद्रा लिच्छवी प्रकार की मानी गई है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में गुप्त संवत का प्रवर्तन भी किया और उसने अपने पूर्वजों के राज्य को विस्तृत किया और उसे अस्थायी रूप प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से लेकर के पूर्व में मगध जनपद तक फैला हुआ था। ये था जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी, जो कि हमने शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ। प्रश्न संख्या सेकंड है साथियों,
देवी चंद्रगुप्त के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देवी चंद्रगुप्त विषय के बारे में बात करें तो साथियों ये क्या है, ये संस्कृत भाषा का एक नाटक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देवी चंद्रगुप्त संस्कृत भाषा का एक नाटक है। इसकी रचना विशाख दत्त ने की। तो आ सकता है कि देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की? तो विशाख दत्त ने की थी। ये एक संस्कृत भाषा का नाटक है। ये नाटक गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित है साथियों। और नाटक में राजा रामगुप्त जब शत्रु से गिर जाता है तो अपनी रानी दुर्वा देवी को शत्रु के हवाले करने का क्या करता है? फैसला करता है। जब रामगुप्त जो राजा था वो शत्रु से चारों तरफ से घिर जाता है तो अपनी जो पत्नी थी दुर्वा देवी उसको शत्रु के हवाले करने का क्या करता है? वो फैसला करता है। लेकिन जो रामगुप्त का जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त, उसने क्या किया? उसने किया कि रानी का वेश में शत्रु शिविर में प्रवेश करता है। यानी उसको क्या हुआ कि वो जो छोटा भाई था उसने रानी के वस्त्र पहन लिए और रानी के वेश में जो शत्रु का जो शिविर था उसके अंदर क्या कर लेता है? एंटर हो जाता है और शत्रु को मार डालता है। और शत्रुओं को क्या करता है? मार डालता है। और नाटक के अंतिम भाग में चंद्रगुप्त रामगुप्त को सिंहासन से उतार देता है। यानी चंद्रगुप्त क्या करता है? रामगुप्त को सिंहासन से क्या कर देता है? हटा देता है। और रानी दुर्वा देवी से क्या करता है? विवाह करता है। और बात करें नाटक की कथा विवादित है। नाटक की कथा क्या है? विवादित है। कुछ आधुनिक जो इतिहासकार है साथियों वो मानते हैं कि ये जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये जो कथा है वो क्या है? ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। आधुनिक इतिहासकारों का ये कहना है। क्योंकि बाद के कई जो स्रोत हैं वो नाटक में उल्लिखित घटनाओं का उल्लेख है वो करते हैं। और कुछ विद्वानों का तर्क ये भी है कि ये बाद के स्रोत नाटक पर ही आधारित हो सकते हैं और कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य ऐतिहासिकता की पुष्टि ऐतिहासिकता की जो पुष्टि है वो नहीं करता है। तो ये था आपके देवी चंद्रगुप्त के विषय में। तो ये भी आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसको तो आप स्टार लगा करके याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का एग्जाम में छपना तय है। हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति पर एक टिप्पणी लिखनी है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? पहले आपको जानना होता है प्रशस्ति क्या है। तो साथियों प्रशस्ति होती है जो राजाएं होते हैं, जो राजा लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा के लिए राज प्रशंसा कह सकते हैं। अपनी प्रशंसा के लिए इनको जो लिखवाते थे वो प्रशस्ति कहलाती थी। यानी राज प्रशंसा इसका अर्थ होता है। और हरिशयन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशयन क्या था? जो समुद्रगुप्त था उसका दरबारी कवि था। और 370 ईस्वी में उसने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो समुद्रगुप्त के इतिहास का मुख्य स्रोत है। तो समुद्रगुप्त के इतिहास का मुख्य स्रोत यदि कोई है तो हरिशयन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति को माना जाता है। और 370 ईस्वी में उसने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बाल्यकाल के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसकी विजयों के बारे में भी जानकारी मिलती है और गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी यदि किसी प्रशस्ति के अंदर मिलती है तो वो प्रयाग प्रशस्ति हरिशयन द्वारा रचित 370 ईस्वी के अंदर उसके अंदर समुद्रगुप्त के बाल्य जीवन, उसकी विजयों गुणों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर बताई गई है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। यानी गुप्त साम्राज्य था उसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से था, कैसा भौगोलिक विस्तार था, उसका संपूर्ण जानकारी यदि मिलती है तो वो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मिलती है। इसका लेखन कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर किया गया है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किए। समुद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया तथा अपने अधीन कर लिया तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें उन राज्यों का वर्णन है साथियों जिन्होंने समुद्रगुप्त से क्या किया था? युद्ध किया था। और दूसरी बात, समुद्रगुप्त ने उन्हें क्या किया? परास्त किया और अपने अधीन कर लिया, यानी अपने राज्य के अंदर मिला लिया। प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का आरंभ है वो आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त करके किया था।
और प्रयाग प्रशस्ति से जो मालूम होता है साथियों कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को योग्यतम पुत्र मान करके उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को योग्यतम पुत्र मानकर उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ऐसा भी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे प्रश्न संख्या 4 है, गुप्त संवत के विषय में आप क्या जानते हैं? तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय 319 से 20 ईस्वी में माना जाता है, परंतु संवत के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। प्लीट का मानना है कि लिच्छवियों के संवत को ही गुप्तों ने अपनाया, यानी प्लीट ने माना कि लिच्छवियों के संवत को ही गुप्तों ने क्या किया है, अपनाया है। वहीं स्मिथ का मानना है कि गुप्तों का संवत चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की स्मृति में चलाया गया, यानी ये जो है जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके राज्यारोहण की स्मृति में है वो चलाया गया था। और मुखर्जी ने गुप्त संवत को विक्रम संवत से जोड़ दिया और कनिगम, राजेंद्र लाल मिश्र तथा थॉमस ने गुप्त संवत को शकों से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? शकों से। और इनकी प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं हुई है, अभी तक इनकी प्रामाणिकता क्या नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं हुई है साथियों। और मंदसौर लेख के अनुसार गुप्त संवत को 2 भागों के अंदर क्या किया गया है, विकसित किया गया है प्यारे साथियों, और विकसित करके देखा गया है। बात करें कौन कौन से 2 भाग है, किन 2 भागों के अंदर विकसित किया है, तो पहला भाग है साथियों 278 से 289 ईस्वी के बीच का, और सेकंड जो है 306 से 342 ईस्वी के बीच। तो शिलाखंड पर अंकित तिथि को गुप्त 510 ईस्वी को गुप्त संवत की तिथि स्वीकार किया जाए तो गुप्त संवत का प्रारंभ 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक चरण में ही सिद्ध होता है। तो ये था आपका जो गुप्त संवत के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के वैवाहिक संबंध पर टिप्पणी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के वैवाहिक संबंधों पर टिप्पणी। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का क्या था साथियों? गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था जिसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त का गुप्त के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी गुप्त वंश के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त ने युद्ध के साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी अपने राज्य को क्या किया था, सुदृढ़ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के एक शक्तिशाली लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। किससे किया? कुमार देवी थे। और गुप्त वंश के उदय के साथ मजबूत वंश के संबंधों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमार देवी को दहेज में पाटलिपुत्र दिया गया, जो कि गुप्तों ने क्या किया, उसको अपनी राजधानी बनाई। और लिच्छवी राज्य पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया और इस विवाह के माध्यम से चंद्रगुप्त उत्तर पूर्वी भारत का चक्रवर्ती सम्राट है वो बन गया था। क्या बन गया? चक्रवर्ती सम्राट है वो बन गया। और कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के एक संतान हुई जिसका नाम समुद्रगुप्त था। और लिच्छवियों की राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण ही समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहलाने में गौरव का अनुभव किया। लिच्छवियों के उत्तराधिकार के अभाव में समुद्रगुप्त ने अंत में लिच्छवी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो साथियों ये था बीए सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास के कुछ 5 प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे प्रकार से जो ये प्रश्न है वो आप लिख लीजिएगा या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है वो आपको माननी होगी। तो साथियों आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन तमाम विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। साथियों मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।